हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो अभी हमारा जैसे एग्ज़ाम पास ही आने वाला है, तो अभी मैं हायर एजुकेशन का आपको क्रैश कोर्स कराने वाली हूँ। बेसिकली मतलब कि इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जो मेन पॉइंट्स हैं हम वो कवर करने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ कि जो एंशिएंट इंडिया में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, या फिर जो भी था, मतलब कि वैदिक सिस्टम, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जो भी था उसके बारे में पढ़ेंगे जितना हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी 15 से 20 मिनट्स में एटलीस्ट मतलब हायर एजुकेशन का एक पार्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर आप हायर एजुकेशन को समझें तो जो था सबसे पहले, जो आफ्टर यूएसए और चाइना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लार्जेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है? टीचर्स को प्रोवाइड करता है एक एजुकेशन सिस्टम, और मतलब एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का। ठीक है, और ये शुरू से ही चलता आ रहा है। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो कैसे पढ़ने वाले हैं, देखो, जो हायर एजुकेशन और गवर्नमेंट वाला पार्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट वाला पार्ट अलग है, पर जो अभी जो हायर एजुकेशन है हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट, एंशिएंट इंडिया, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अभी आज हम जो कवर करेंगे सारा एंशिएंट इंडिया कवर कर लेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा, और हम साथ में इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो अभी सिर्फ जून 1000 और सिर्फ दिसंबर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए इसके प्रीवियस ईयर भी करने के लिए। ठीक है, तो एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया आज हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके ये दोनों कवर हो जाएंगे, तो हायर एजुकेशन का आपका एक बहुत मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना कि देखो एजुकेशन क्या थी एंशिएंट इंडिया में। तो ये जर्नी थी मोरालिटी से इमोरालिटी की तरफ। ठीक है, चाओस से स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो ज़्यादा फोकस थे। इसमें वेदास फॉर्म, मतलब वेदास ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग इंडियन सिविलाइजेशन फॉर्म किया। ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो मेन यूनिवर्सिटी हैं इसकी, मतलब एंशिएंट इंडिया की, जो जानी जाती हैं, तक्षशिला भी है। ठीक है, एजुकेशन डिपेंड अपॉन द वे ऑफ एनालाइजिंग। तो यहाँ पे जो एजुकेशन डिपेंड करती थी वो ये था कि वो एनालाइज कैसे कर रहा है, उनका तरीका क्या है। ठीक है, नॉलेज को हम इसमें 2 स्ट्रीम में डिवाइड किया गया था, पार विद्या एंड अपार विद्या। पार विद्या मतलब जो डिवाइन थी, जो स्पिरिचुअल की तरफ थी, और अपार विद्या जैसे साइंस एंड ऑल ये सब। ठीक है, पर उनका बेसिक फोकस ये है, जो एंशिएंट इंडिया में अगर हम बात करें तो बेसिक उनका फोकस यही था कि हम स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो ऑब्जेक्टिव क्या था जो एंशिएंट इंडिया का, वो यही था कि उसको मोक्ष मिले, मतलब हमें क्या करना था, मोक्ष अटेन करना था, ताकि जो हमारी डेथ और मतलब रीबर्थ, मतलब डेथ होना फिर से जन्म लेना, डेथ होना फिर से जन्म लेना, अगर हमें मोक्ष, बोलते हैं कि अगर मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो वो क्या हो जाता है कि हम इस साइकिल से बच पाएंगे कि बार बार आप जन्म ले रहे हैं फिर मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं। तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उस टाइम का यही था। मतलब उनका पढ़ने का मतलब ये नहीं था जैसे आज हम कर रहे हैं। उनका जो मेन पर्पस था वो क्या था कि उनको मोक्ष मिले। ठीक है, फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बाय कंसिडरिंग इनर एंड आउटर पर्सपेक्टिव। मतलब उनका क्या था कि जो पर्सनल डेवलपमेंट होती थी स्टूडेंट्स पे, उस टाइम पे वो क्या सोचते थे कि इनर और आउटर दोनों की तरफ से हो। ठीक है, प्राइमरी सब्जेक्ट जो एजुकेशन का था उस टाइम पे वो उनका माइंड खुद था, मतलब कि वो दिमाग पे काम करते थे कि आपको किस तरफ लेके जाना है, सब मोह माया से ऐसे दूर रहना है, टाइप ऑफ ऐसे था। ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्शन ऑक्यूपाइज अ सिग्नि, मतलब उस पर वो बहुत फोकस रखते थे कि जो आपका कर्म है, मतलब जो आप काम कर रहे हो वही आपका क्या है, मतलब आपको उसकी तरफ, मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, या फिर अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो मतलब टाइप ऑफ ऐसे। ठीक है, चित्त वृत्ति निरोधा, जो एक कंट्रोल ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद कंक्रीट वर्ड। ह्यूमन सोल वॉज कंसिडर्ड एज मटेरियल वर्ड, मतलब कि माना जाता था कि जो ह्यूमन की मतलब आत्मा है वो क्या, एक मेटेरियलिस्टिक है। ठीक है, मटेरियल को, मतलब ह्यूमन सोल वॉज कंसिडर्ड एज मटेरियल वर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आया, फिर वैदिक एजुकेशन आई। तो एजुकेशन इसमें क्या था कि जो रिलेशन थी नॉलेज की वो कैसे थी कि ओरल ट्रांसमिशन होती थी नॉलेज की। ठीक है, बुक्स यूज़ नहीं होती थी। हाँ, कुछ स्टेज के बाद टेक्स्ट एजुकेशन को इंक्लूड किया गया, जिसमें कुछ नॉर्म्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ एथिक्स थे जो उनको लर्न करने थे। ठीक है, ज़्यादा फोकस किस पे किया गया, प्रैक्टिकल नॉलेज पे। और ये एजुकेशन एक्वायर करने के लिए स्टूडेंट्स को अपना सब कंफर्ट और वेल्थ सब त्यागना पड़ता था, मतलब छोड़ना पड़ता था। वेल्थ मतलब कि जितनी भी उनकी
मतलब ये पैसे एंड ऑल, कंफर्ट मतलब जो ऐशो आराम हम बोल सकते हैं, ऐशो आराम, वेल्थ एंड कंफर्ट को हम आराम से बोल सकते हैं ऐशो आराम। मतलब अगर स्टूडेंट को वैदिक नॉलेज, वैदिक एजुकेशन में था कि अगर उसको वो नॉलेज चाहिए थी तो उसको अपने सारे ऐशो आराम छोड़ने पड़ते थे। वो स्टूडेंट जो थे वो गुरुकुल और आश्रम्स में रहते थे। 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड थे, रिवील टेक्स्ट और श्रुति, मतलब जो श्रुति जो सुना गया है, व्हाट इज़ मतलब हियर सुना क्या गया है, और रिमेंबर टेक्स्ट और स्मृति मतलब कि याद क्या है। ठीक है, संस्कृत उस टाइम पे मीडियम होता था टीचिंग का। ठीक है, वैदिक में याद रखना कि संस्कृत मीडियम होता था टीचिंग का। नेक्स्ट आता है कि प्रोसेस क्या थी। 2 स्टेजेस मानी जाती थी इसमें एजुकेशन प्रोसेस में। फर्स्ट आती है विद्यारंभा, जो एजुकेशन जो एज 5 पे स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आती थी उपनयन। इस स्टेज में इसमें क्या होता था कि स्टूडेंट्स को गुरुकुल्स में रहना पड़ता था, और लर्नर्स को ऐसे बोलते थे कि लर्नर अगर वो गुरुकुल के उसमें रह रहे हैं तो उनको एक सेकंड मतलब दूसरा जन्म हुआ है, जिसको बोला जाता था द्विजा। ठीक है, द्विजा मीन सेकंड बर्थ। और ये क्या होता था कि कौन से स्टेज पे, मतलब ये एज भी पूछ सकते हैं, तो कौन सी एज पे स्टार्ट होता था, 8 to 12, और लर्नर को क्या बोला जाता था, ब्रह्मचारिण। ठीक है, और एक और पर्सपेक्टिव था जिसमें 3 बेसिक स्टेज थी। फर्स्ट आता था सारवना, जिसमें वो क्या कर सकते थे, मतलब कि जो नॉलेज थी वो सिर्फ सुन के, श्रावना। ठीक है, मानना, एनालाइज करना कि वो जो उन्होंने सुना है। और फिर निध्यासना, जो कंप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ, मतलब अब उन्होंने देखो पहले उन्होंने सुना, फिर उन्होंने क्या कहते हैं उसको एनालाइज किया जो उन्होंने सुना था, फिर उन्होंने उसको रियल लाइफ में अप्लाई किया। तो ये सारी प्रोसेस थी। जो मेन थी वो क्या थी, 2 स्टेज। तो ये विद्यांबा जो एजुकेशन जो एज 5 पे स्टार्ट हो जाती थी, उपनयन जो किस पे होती थी, 8 से 12 के बीच में। और इसमें बोलते थे कि वो गुरुकुल्स के घर मतलब अपने गुरु के घर रहेंगे, और बोला जाता था कि ये उनका दूसरा जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेदास। वेदास हमें पता है कि मतलब कि सबसे ओल्डेस्ट बुक है जो मतलब मैनकाइंड को गाइड करने के लिए रखी गई है, मतलब कि किसी मानव जाति को गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए रखी गई है। तो हर एक बुक का 4 मेन काइंड ऑफ टेक्स्ट होते थे। पहले आता है संहितास, जिसमें मंत्रास होते थे। आरण्यका, जिसमें रिचुअल्स और सेक्रीफाइस होते थे, टेक्स्ट होते थे, टेक्स्ट ऑन रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। ब्राह्मणास, जिसमें कमेंट्रीज होती थी उन रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस पे। और उपनिषद, मतलब जो टेक्स्ट डिस्कस करते थे कि मेडिटेशन क्या है, फिलॉसफी क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है। ठीक है, फिर आते थे टाइप ऑफ वेदास। वेदास हमें पता है कि 4 तरह के हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है, जो ऋग्वेदा होते थे वो होते थे द बुक ऑफ मंत्रा, मतलब हैं भी अभी भी वो हैं। इट इज़ इन द प्रेज ऑफ गॉड, मतलब उस टाइम पे वो मतलब क्या, जो ऋग्वेदा है वो क्या बताते थे कि प्रेज ऑफ गॉड की, मतलब कि भगवान की प्रशंसा में लिखे गए। ठीक है, सामवेदा क्या होते थे, कलेक्शन ऑफ वर्सेस फ्रॉम ऋग्वेदा फॉर लिटरेचरल पर्पस, मतलब कि उसमें से कुछ छंद निकालना ऋग्वेदा, मतलब आगे स्टडी के लिए। ठीक है, यजुर्वेदा क्या आते थे, कलेक्शन ऑफ प्रोज, मंत्राज एंड यजुर्स, मतलब जो बुक ऑफ रिचुअल्स होती थी वो यजुर्वेदा होती थी। अथर्ववेदा क्या होती थी, द बुक ऑफ स्पेल, मतलब अथर्व जैसे अर्थ, मतलब जो विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आर्ट, मतलब जैसे आज हम में डिक्शनरी तो नहीं बोल सकती, पर हाँ मतलब कुछ वेरियस आर्ट एंड साइंस का उसमें क्या होता था, उसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो हमारे पास 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ऋग्वेदा इज बुक ऑफ मंत्रा, जो प्रेज ऑफ गॉड के उसमें होती थी। सामवेदा द बुक ऑफ चैंट, जो होती थी ऋग्वेदा की, मतलब कलेक्शन होती थी ऋग्वेदा से फॉर लिटरेचरल पर्पस। और यजुर्वेदा क्या होती थी, कलेक्शन ऑफ प्रोज, मंत्राज एंड यजुर्स। और अथर्व क्या होती थी, विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आर्ट एंड साइंस। ठीक है, अब यहाँ पे वैदिक एजुकेशन में वुमेन एजुकेशन का क्या था, मतलब एक हाई स्टैंडर्ड था लर्निंग का उस टाइम पे वुमेन का भी। 2 टाइप ऑफ एजुकेटेड वुमेन थी, एक सद्योद्वाहास, जो अपनी परस्यू करती थी स्टडी अपनी मैरिज तक ही। ठीक है, और उसके बाद होती थी ब्रह्मवादिनी, जो क्या करती थी, मैरी नहीं करती थी, मतलब शादी नहीं करती थी, और अपनी स्टडीज़ को पूरी थ्रू आउट द लाइफ वो क्या करती थी, कंटिन्यू रखती थी। ठीक है, एजुकेशन में 2 तरह के थे वहाँ पे एजुकेटेड, सद्योवाहास जो सिर्फ मैरिज तक पढ़ती थी, और ब्रह्मवादिनी जो मैरी नहीं करती थी और सिर्फ अपनी परस्यू करती थी स्टडीज़ थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, जब तक वो जीती थी। नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट एजुकेशन। ये नास्तिक स्कूल थे, और इन्होंने ज़्यादा जो स्ट्रेस किया वो रेनिंस्ट्रेटरी एस्पेक्ट पे किया। रेनिंस्ट्रेटरी होता है संन्यास का, मतलब संन्यास के मार्ग पे गई है। लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट सेरमन जो उन्होंने अपना फर्स्ट सारांश हम बोल सकते हैं, मतलब कि जो लेक्चर बोल सकते हैं आजकल के, उसमें जो दिया था वो विलेज सारनाथ में दिया था। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, मतलब कि इसको ये भी बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा ने ज़्यादा फोकस किया मिडिल पाथ टू फॉलो,
उनकी टीचिंग्स ओरल थी, पर उनकी टीचिंग्स बाद में लिखी गई अराउंड 225 BC इन पाली। ये भी याद रखना कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या था, पाली का वो था, ठीक है। बुद्धा ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, बुद्धा ने आर्ट और आर्किटेक्चर्स की तरफ भी काम किया। जो स्तूपाज हैं सांची एंड भारूत और गया इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड। उन्होंने माना कि 4 नोबल ट्रूथ हैं जिनको सबको मानना चाहिए और 8 फोल्ड पाथ है जो उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि दुख मतलब कि सफरिंग इज एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि सफरिंग क्या है, सार है इस दुनिया का, ठीक है। सामुद्या मतलब हर एक सफरिंग का एक अपना कारण है। निरोध मतलब वो सफरिंग एक दिन मतलब एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अष्टांग मार्ग, और ये अष्टांग मार्ग आप कैसे अचीव कर सकते हो, अगर आप वो 8 फोल्ड पाथ अचीव करते हो। और 8 फोल्ड कौन से हैं, राइट व्यू, राइट इंटेंशन मतलब अच्छा देखो, अच्छा इंटेंशन रखो, अच्छा बोलो, अच्छा एक्शन करो, अपनी अच्छी जीवनी रखो, माइंड को अच्छा रखो, एफर्ट अच्छा रखो और कंसंट्रेशन अच्छी रखो, ठीक है। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट एंड राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट काउंसिल। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि टोटल में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो कंडक्ट की गई थी वो कौन सी थी। फर्स्ट वन किस में थी, 483 BC में थी, जिसमें जो सत्तपानी केव एट राजगृह पे हुई थी, ठीक है। सेकंड काउंसिल कंडक्ट हुई थी वैशाली में, थर्ड काउंसिल कंडक्ट हुई थी पाटलिपुत्र में, और फोर्थ कंडक्ट हुई थी कोंडालवाना कश्मीर में, ठीक है। तो ये सारा बुद्धिस्ट के बारे में था कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या था कि पाली में थी। फर्स्ट बात ये नास्तिक थे, मतलब ये किसको मानते थे, मिडल पाथ को बोलते थे फॉलो करने के लिए। इसमें स्तूपाज ऑफ सांची और भारूत और गया ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के मेन एग्जाम्पल हैं। उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ की तरफ काम किया, ठीक है। 4 मेजर काउंसिल थी जो उनकी कंडक्ट हुई थी, एक सत्तापानी के फर्स्ट वाली, सेकेंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र और फोर्थ कोंडालवाना कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैनिज़्म। जैनिज़्म में इतना कुछ नहीं है, बस ये याद रखो कि प्राकृत लैंग्वेज यूज़ हुई थी वहाँ पे ड्यूरिंग जैनिज़्म एजुकेशन। जो चिल्ड्रन थे वो पहले अपने अल्फ़ाबेट से शुरू करते थे और फिर 5 सब्जेक्ट्स बेसिकली वो लर्न करते थे, ग्रामर, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, मेडिसिन, लॉजिक्स एंड फिलोसफी, ठीक है। अब आता है एजुकेशन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में बहुत डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन का, और उसके बाद भी हुआ है, मतलब कि अर्बन लाइफ का एमरजेंस इसी में ही हुआ है, मतलब अर्बन लाइफ का एग्जिस्टेंस इसमें आया है। न्यू एरियाज ऑफ एजुकेशन आए थे, जो कौन से थे, मेटलर्जी, माइनिंग, कारपेंटरिंग, वीविंग, डाइंग, ठीक है। फोकस किया गया ज़्यादा आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी पे। मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ। सुशस्त्र वाज फेमस फॉर सर्जरी, उस टाइम पे सुशस्त्र बहुत फेमस था सर्जरी के लिए। जो चरक संहिता है जो लिखी है चरक ने, वो एक एक्यूरेट वर्क है किस पे, मेडिसिन पे। मतलब अगर आप चरक संहिता देखोगे तो वो किसने लिखी है, चरक ने लिखी है, जो एक एक्यूरेट वर्क माना जाता है उस टाइम का मेडिसिन पे, ठीक है। उन्होंने मेडिसिन के बाद उसमें लिखा था। नेक्स्ट आता है एजुकेशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। मतलब इसमें क्या, इस गुप्ता पीरियड में जैन और बुद्धिस्ट सिस्टम का एजुकेशन का सिस्टम हुआ था। जो स्टूडेंट थे जो दूसरी कंट्रीज से आते थे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में एजुकेशन और मेंटेनेंस जो की जाती थी, और मेंटेनेंस जो कौन करते थे, इनकी किंग्स और रिच क्लास के जो पीपल होते थे। गुप्ता रूलर्स ने इंकरेज किया हाई लर्निंग बाय पैट्रोनाइजिंग सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब गुप्ता रूलर्स ने उस टाइम पे क्या मतलब हायर एजुकेशन के लिए बनाई थी, ये नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला और वल्लभी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अदर देन प्राकृत मोर लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस टू गेन द एजुकेशन। प्राकृत के अलावा और भी बहुत सारी एजुकेशन वहाँ पे की, बट ग्रेजुअली जो मोनेस्ट्रीज थी वो एक डिक्लाइन करना शुरू हो गई है एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, और मठ डेवलप हुए बाय द ब्राह्मण्स, ठीक है। मतलब मठ, अगर ये आ जाए कि मठ किस टाइम पे डेवलप हुए तो आप गुप्ता पीरियड में लिख सकते हो। और पोस्ट गुप्ता पीरियड फिर क्या हुआ कि हर्ष का वो था, मतलब शासनकाल चला हुआ था, और आर्ट एंड एजुकेशन उसको ज़्यादा अटेंशन मिला फॉर एक्विजिशन ऑफ हायर एजुकेशन। तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा को ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया गया। एजुकेशन जब उस टाइम पे टेम्पल और मोनेस्ट्रीज़ में दी जाती थी, और फिर 7th और 8th सेंचुरीज़ में उसके साथ कॉलेज अटैच कर दिए गए थे एज ए न्यू सेंटर। पर जो एंट्री थी उसमें कॉलेजेस में वो सिर्फ किसके लिए थी, अपर कास्ट लोगों के लिए थी, ठीक है। गुप्ता पीरियड में आपको सिर्फ ये है कि जैन और बुद्धिस्ट दोनों आए थे, प्राकृत के अलावा और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ गई थी ताकि और बच्चे एजुकेशन गेन कर सके। जो नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला और वल्लभी हैं उनको सेंटर किया, मतलब गुप्ता रूलर्स ने उनको पैट्रोनाइज किया, ठीक है। मतलब ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया,
बट ग्रेजुअली वो मॉनेस्ट्रीज डिक्लाइन होना शुरू हो गई और मठ्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब नॉलेज कैसी थी एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, कौन कौन से मेथड यूज़ होते थे, अगर हम टोटली मिला के देखें एंशिएंट इंडिया में तो क्या था, फर्स्ट मेमोराइजेशन, मतलब वो क्या करते थे, याद मतलब कि मेमोराइजेशन पे काम करते थे कि आप इसको लर्न करो। इसमें क्रिटिकल एनालिसिस होती थी, मतलब उनको ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाती थी, मतलब फोकस किया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, ठीक है। क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि गहनता से सोचें, ठीक है। स्टोरी टेलिंग, मतलब ये बुद्धा यूज़ करते थे अपने उसमें टीचिंग्स देने के लिए, स्टोरी के थ्रू मतलब वो पढ़ाते थे। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड था, हैंड्स ऑन मेथड था ताकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कर सके, और सेमिनार्स, ये सेमिनार्स है, ठीक है, सेमिनार भी होते थे उस टाइम पे भी, ठीक है। टाइप ऑफ टीचर्स कौन कौन से होते थे अब एंशिएंट इंडिया में, फर्स्ट आता है आचार्य, जो टेक वेदास होते थे किसी भी फीस, मतलब जो क्या करते थे, टीच करते थे वेदास विदाउट एनी फीस, मतलब कि वो क्या करते थे, वेद पढ़ाते थे पर वो कोई फ़ीस नहीं लेते थे। उसके बाद आए उपाध्याय, जो एक कुछ पोर्शन ऑफ वेदास पढ़ाते थे अपनी जीवनी के लिए, ताकि वो मतलब अपना कर सकें, मतलब फ़ीस लेते थे वो। चरकास क्या होते थे, वॉन्डरिंग स्कॉलर्स होते थे जो अपनी मतलब नेशन को विजिट करते थे, किसी भी नेशन को विजिट करते थे हायर नॉलेज गेन करने के लिए। गुरु क्या होते थे कि जो अपने गृहस्थ में रहते थे, बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन, मतलब उनके पास स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। शिक्षिका मतलब क्या होते थे, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं आर्ट्स में, मतलब सच एज डांसिंग में। और योजनस्तिका होते थे फेमस फॉर प्रोफाउंड स्कॉलरशिप, मतलब कि स्कॉलरशिप के उसमें टाइप ऑफ करने के लिए, ठीक है। आचार्य, उपाध्याय, चरकास और गुरु और शिक्षिका और योजनस्तिका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब जो एंशिएंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मेन हमारे जो पार्ट हैं, तक्षशिला, मतलब पार्ट सारा ही मेन है, सब में से क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या है। आप इसको ध्यान से देखें, मतलब आपको ज़्यादा देखो इसमें लर्न, बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि आपको मतलब जब रिवीजन करनी हो तो आपको आराम से दिख जाए। अदरवाइज़ आप इसको वीडियो को भी फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट में इस पे से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी पे हम शुरू करते हैं कि जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी को माना जाता है कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की जो किसमें किंगडम ऑफ गंगाधर के उसमें फॉर्म हुई थी, ठीक है। इस पे कुछ इम्पैक्ट था ग्रीस कल्चर का भी, ठीक है। ये पॉपुलर थी अपने ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए। यूनिवर्सिटी अराउंड 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी, जिसमें वेदास थे, लैंग्वेजेस थी, ग्रामर थी, ठीक है। मिनिमम एज क्या थी, 16 ईयर्स थी इसमें एडमिशन लेने के लिए, और ये अपने जो तंत्र सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत माना जाता था। कोई एग्ज़ाम सिस्टम नहीं था इसमें, और जो कौटिल्य, पाणिनि, चरक, विष्णु वो फेमस स्कॉलर्स थे इस यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी, ग्रीस कल्चर के उसके ऊपर इम्पैक्ट, मतलब ग्रीस कल्चर के ऊपर थोड़ा था इसका, मतलब कि फॉलो करती थी। पॉपुलर थी अपने ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए, अराउंड 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी। मिनिमम एज थी जो इसमें एंट्री करने की वो 16 ईयर्स थी, और कोई एग्ज़ाम सिस्टम नहीं था। और कौटिल्य, पाणिनि, चरक और विष्णु इसके फेमस स्कॉलर थे। क्लियर। नेक्स्ट आता है नालंदा। ये कहाँ पे लोकेटेड थी, पहले राजगृह बिहार में, और एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। कब तक से कब तक का, 427 CE से 1197 CE। और जो शिलभद्रा थे वो इसके कुलपति थे, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया बहुत टफ था, क्योंकि एक एंट्रेंस एग्जाम होता था जो कि बहुत टफ होता था, और अराउंड सिर्फ मतलब 10 में से सिर्फ 3 लोग ही एडमिशन ले पाते थे, ठीक है। 3 मेथड्स होते थे टीचिंग के, वर्बल एंड एक्सप्लेनेटरी, लेक्चर्स और डिबेट्स के थ्रू, ठीक है। हुएन त्सांग, और जिसको हम जुआन जैंग भी बोलते हैं, मतलब इसका चाइनीज़ स्कॉलर था, बहुत फेमस स्कॉलर रहा है उस टाइम का। वो यहाँ पे 7वीं सेंचुरी में आया था, और यहाँ से कुछ स्क्रप्चर्स ले गया था नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में, और उनके बारे में उसने आर्किटेक्चर और लर्निंग के बारे में लिखा था, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसको हम धर्मगुंजा और माउंटेन ऑफ नॉलेज भी बोलते थे। तो ये सारा किसके बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद आया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो 800 से 1023 CE के बीच में थी। ये एम्परर धर्मपाला ऑफ पाला ने एस्टेब्लिश की थी 8th सेंचुरी में भागलपुर में। यूनिवर्सिटी फेमस थी अपनी रिलीजियस टीचिंग्स के लिए। एडमिशन सिर्फ उनको अलाउ था जो मॉन्क्स बनना चाहते थे, और यूजुअली जो रिप्रेजेंट करते थे महायानी फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, बट इंपॉर्टेंट ब्रांच था हिंदुज़्म का भी, मतलब इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ हिंदुज़्म भी यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, ठीक है। पर ये 1203 CE में बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये अपने तिब्बत कनेक्शन के लिए भी फेमस थी।
नेक्स्ट आता है वल्लभी यूनिवर्सिटी, जो इस्टेब्लिश थी सशस्त्र ऑफ मॉडर्न गुजरात एट अराउंड 6th सेंचुरी, और अब मतलब 600 ईयर्स तक के रही थी ये, 12th सेंचुरी तक थी। यूनिवर्सिटी सेंटर थी रिलीजियस एजुकेशन का, बट अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और मेडिसिन के लिए भी फेमस थी। जो गुनामती और श्रीमती वॉज फेमस स्कॉलर्स थे इस यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट आती है मिथिला। मिथिला अपने ब्राह्मणिकल एजुकेशन के लिए बहुत फेमस थी। इसको विदेहा भी बोला जाता था। ये राजा जनक के उसमें बहुत मतलब फेमस थी, और अप टू मतलब बुद्धिस्ट पीरियड तक रही, और फिर बाद में ये किसको दे मतलब वहाँ पे कौन रहते थे, डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मतलब जो लॉर्ड कृष्णा को फॉलो करते थे, फिर वो आगे थे। इसमें न्याय शास्त्र और तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। गणेश उपाध्याय ने फाउंडेड किया था एक स्कूल ऑफ न्यू लॉजिक, जिसको हम बोलते थे नव्य न्याय, मिथिला में ही। और तत्व चिंतामणि हैड बीन रिटन हियर। तत्व चिंतामणि बेसिकली इंडियन लॉजिक पे ही है सारा, के परसेप्शन क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है, तो इस पे ये बुक उन्होंने लिखी थी। ठीक है, अब डिक्लाइन कैसे हुआ हमारा एंशिएंट एजुकेशन। देखो, मुगल एरा में आते आते इस्लामिक इन्वेजन्स इतना बढ़ गया था कि जो बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। मुस्लिम रूलर ने प्रमोट की अर्बन एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ लाइब्रेरी और सोसाइटीज़। उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स बनाए, मदरसा टू टीच एंड ट्रेन स्टूडेंट्स, पर यहाँ पे वुमेन के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत कम था उस टाइम पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आके बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था। तो प्रीवियस क्वेश्चन है जो ये एंशिएंट इंडिया एजुकेशन सिस्टम पे हैं, जो जून 2019 और दिसंबर 2019 के हैं। जो फर्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज द कल्चर द सिविलाइजेशन ऑफ तिब्बत वॉज बिल्ट मेनली थ्रू द राइटिंग्स ऑफ स्कॉलर। जो जिसमें हमारा कल्चर सिविलाइजेशन तिब्बत का ज़्यादा मेन हुआ था, तो वो किस में हुआ था, विक्रमशिला में। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि उसका तिब्बत से कनेक्शन था, तो वो क्या है, विक्रमशिला। नेक्स्ट, इन विच गिवन बिलो हायर एजुकेशन इन इंडिया गोट अ सेटबैक। अभी हमने देखा कि किस इरा में जो हायर एजुकेशन थी वो बिल्कुल मतलब पीछे चली गई थी, बहुत डिफ़िकल्टी फेस की थी, तो वो कौन सा था, मुगल एरा में। ठीक है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वैदिक सिस्टम में वो क्या था, संस्कृत, पाली, हिंदू या उर्दू। क्या था, संस्कृत। ठीक है, पाली किस में था, बुद्धिस्ट में, और प्राकृत किस में था, जैन। मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या थे हायर एजुकेशन में, मेमोराइजेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोसीजर एंड सेमिनार। मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस एंड स्टोरी टेलिंग। क्रिटिकल एनालिसिस, असाइनमेंट राइटिंग एंड ओरल रिपोर्ट्स। स्टोरी टेलिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोसीजर एंड सेमिनार। तो सेकेंड इज द आंसर। जो मेमोराइजेशन थी, क्रिटिकल एनालिसिस और स्टोरी टेलिंग, जो मैंने आपको बताया था कि नॉलेज के कौन कौन से मैथड्स थे, तो ये था सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है द पर्पज़ ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ टू। मतलब कि पर्पज़ क्या था गुरुकुल सिस्टम का उस टाइम पे, प्रमोट करना इक्वलिटी एंड एक्सेलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट आंसर है। द फॉलोइंग मोड ऑफ एडमिशन वॉज प्रिवेलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट टाइम्स। जो नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया था, तो वो क्या था, उनको एंट्रेंस देना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट था मतलब फर्स्ट इज आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंडियन एजुकेशन फ्रॉम फॉलोइंग लिस्ट। कि इसमें से फीचर देखो जो ट्रेडिशनल मेथड का था, कि डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ ट्रूथ बोथ हैज़ मीन्स एंड एंड, मेकिंग एवरीथिंग ऑन ट्रस्ट, इवॉल्विंग ऑन वे ऑफ लर्निंग, फॉलोइंग न्याय फिलॉसफी विद डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस। तो उस टाइम पे क्या था कि जो उन्होंने फोकस किया वो क्या था कि हमें ट्रूथ जानना है, मतलब कि ट्रूथ मतलब डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ ट्रूथ बहुत मीन्स है, मतलब कि क्या है सच्चाई, क्या है मतलब क्या सब कुछ है, हमें क्या करना है, मोह क्या मतलब मोक्ष कैसे अटेन करना है, तो ये सब था। तो फर्स्ट इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्कॉलर्स कैरिड बैक स्ट्रक्चर फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटीज़ एंड रोट अबाउट आर्किटेक्चर एंड लर्निंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़। किसने लिखा था, जो चाइना से आया था। कौन था, इसमें दो ऑप्शन है चाइना से, एक जुआन जैंग और जुन्हा मैंग। तो याद रखना, तो जुआन जैंग था जो वो स्कॉलर फेमस था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके गया था स्कल्पचर, इसके आर्किटेक्चर और लर्निंग के बारे में लिखा था। ठीक है, तो ये सब एंशिएंट इंडिया कवर होता है, मतलब थोड़े से ही टाइम में आपको बहुत ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर आपको कुछ फिर भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके और कमीशंस जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन थे और पहले वाले पे थे उस पर लेके आने वाली हूँ, ताकि आपके उससे रिलेटेड, और साथ में हम प्रीवियस ईयर भी करने वाले हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको यहाँ पे जो विशेष क्लासेस का लोगो दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।